गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग जो शुरू किए हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जहाँ में से हम लोग अभी तक 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, हेलो अल्किन हेलोअरीन और तुम्हारा अल्कोहल फिनॉल ईथर। और अभी जो चैप्टर चल रहा है वो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि सबसे बड़ा यूनिट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें से हम लोग क्या किए कीटोन और एल्डिहाइड पहले ही 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके थे। आज का जो लेक्चर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड पर है, ठीक है। तो आज हम लोग ये भी लेक्चर्स को कंप्लीट करने वाले हैं कि क्या क्या इसका प्रिपरेशन होगा, इसका क्या क्या हम लोग को केमिकल रिएक्शंस होगा, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को लेक्चर्स आएगा वो हम लोग का आएगा अमीन्स चैप्टर्स। क्या आएगा? अमीन्स चैप्टर, ठीक है। तो उसको कवर करेंगे, उसमें भी देखेंगे 1-2 लेक्चर जितना भी हो सकेगा, जितना हम लोग शॉर्ट में उसको बना पाए उतना हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे अल्कोहल, उधर आपका क्या जी बायोमोलिक्यूल है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, फिर पॉलीमर है, तो उधर कोशिश करेंगे। और नहीं तो फिर डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। और आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है, एक केमिकल काइनेटिक्स और दूसरा सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट और आना बाकी है, जो कि हम बहुत जल्द उसको भी लाएंगे, तो उस भी कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर चलेंगे सॉल्यूशंस, फिर आपका चलेगा उधर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, फिर सॉलिड स्टेट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आपका इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ में से आपको पी ब्लॉक पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है, फिर मेटलर्जी पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूरा एकदम डीपली हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर तब तक आ जाना चाहिए था, तो वो आ जाएगा, तो उसके बाद उसका भी सॉल्यूशन करा देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन हम लोग छाटेंगे, जिसका बार बार हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। आपको कभी कभी टेस्ट जैसा हम यहाँ पे लैब को आने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सके। समझ में आया? तो बहुत सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे करवाने वाले हैं। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के साथ रहेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग चलेंगे आज कार्बोक्सिलिक एसिड तक। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने से पहले और एक चीज़ और, आप लोगों को जैसा कि पता चल रहा है कि आप कोविड का फिर केस बढ़ने लगा है, तो हो सकता है कि आप लोगों का स्कूल कॉलेजेस उतना बेटर नहीं चलेगा। तो इसी वजह से आप लापरवाही नहीं बरतेंगे, आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आने वाले दिन में क्या हो सके वो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, ठीक है। हालांकि अब तो थोड़ा गाइडलाइन को यहाँ पे दिया जा रहा है और थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, डिस्टेंस ये सब सारा चीज़ का फॉलो करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। तो ये जैसे ही आप लोग का अभी तो कॉलेज और स्कूल तो अभी आपका बंद है, तो जैसे ही आपका खुलेगा वैसे आपको ये सारा गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। तो मैं भी पहले जो 2 साल में हो चुका था वैसा ही अगर फिर से देखने को मिला तो आपको बहुत सारा परेशानी होगा। और साथ ही साथ ये बता देते हैं कि अभी से ही गाइडलाइन जारी कर दिया गया कि जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जैसे कि पहले क्या रहता था कि जब मान के चलिए एक बेंच है, ठीक है। अब एक बेंच है तो एक बेंच में कम से कम 2 बच्चे बैठते थे या फिर 3 बच्चे बैठते थे। तो अब क्या होगा, अगर कोविड वाला केस इसी तरह से बढ़ते रहा तो आपका और भी यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाला है बोर्ड एग्जाम में। क्यों होने वाला है? सो देखिए, इस तरह से आपका क्या रहेगा, बेंच लगा हुआ रहेगा। अब होगा क्या, एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठेगा तो एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठेगा और एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठेगा। तो अगर आप थोड़ा सा वीक यहाँ पे रहेंगे, अपने आप में अगर कमज़ोर यहाँ पे रहेंगे, तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर्स में बैठाया जाएगा तो आप यहाँ पर न किसी से हेल्प ले पाएंगे और नहीं कोई आपको हेल्प कर पाएगा। इसी वजह से आप दूसरे पर डिपेंडेंट होना अभी से ही बंद हो जाइए। आप खुद को इतना बिल्डअप कर लीजिए कि आपको कोई भी एग्जाम में कहीं भी बिठा दिया जाए तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यही होने वाला है। और इस बार आपका बोर्ड एग्जाम में भी हो सकता है थोड़ा टफ मिले, ठीक है। तो इसी चलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे न जाइए, पहले पूरा कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इसी चलते मैं पहले से ही स्टार्ट किया हूँ कि पूरा चैप्टर्स को पूरा रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ताकि अगर कोई भी बच्चे नए आए होंगे, मतलब कि जो पूरा एकदम नहीं पढ़े हैं, तो वो भी अभी आकर के अच्छा तरीके से सीख पाएंगे। और जो पहले से ही लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो यहाँ आएंगे तो वो रिविजन कर सकते हैं कि अच्छा इसमें ये होता था, उसमें ये होता था, वो सारे कंसेप्ट को फिर से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए अपनी तरफ से 100% यहाँ पे हार्डवर्क करने का, ठीक है। तो इस तरह से आपका भी रिजल्ट पूरा 100% मिलेगा, ठीक है। चलो, क्योंकि इस बार है ना कोविड फिर से आ रहा है भाई, तो फिर से अब पता नहीं क्या होगा किस्मत में, वो कौन जानता है, ये तो फिर वक्त बताएगा। इसी चलते आप लापरवाही नहीं बरतिए, अभी से ही आप सुधर जाइए, ठीक है। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड आखिर क्या होता है? तो इसमें जैसे हम लोग वहाँ पे बात करते थे एल्डिहाइड और कीटोन में, तो वहाँ पे क्या चीज़ बात करते थे, कार्बोनाइल ग्रुप का। क्या चीज़ बात करते थे? कार्बोनाइल ग्रुप का। यहाँ पे क्या रहता है कि वैसा हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डायरेक्टली क्या लगा रहो, COOH लगा रहे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप अगर लगा हुआ रहेगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि यहाँ पे होता क्या है, सो देखो
सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड रहता है, क्या रहता है, इस तरह से रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसको हम लोग बोलते थे कार्बोनाइल कंपाउंड, और यहाँ पे मान के चलो R हो गया, और इधर मान के चलो तुम्हारा OH हो गया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको तोड़ तोड़ के अगर बोला जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। और ये दोनों का मर्ज करके जब लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। समझ में आ गया था। चलो, तो ये था इसका कि कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सो ठीक है ना। चलो, अब हम लोग जब जान गए कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है तो इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन करते जैसे हम लोग पहले से जान रहे थे, या तो फिर हम लोग कार्बन का चेन के अनुसार से देखेंगे, या तो फिर किसके अनुसार देखते हैं, तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप रहता है उसके अनुसार देखते हैं कि आखिर उसमें कितना ऐड है। जैसे कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे कि कार्बन का चेन में कितने COOH लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो प्रकार में इसको क्लासिफाई किया गया, एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कहने का मतलब अगर कोई भी कार्बन का चेन रहा, कोई भी कार्बन का चेन रहा, ठीक है, अब इसमें मान के चलो सिर्फ एक COOH लगा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मान के चलो उस कंपाउंड में हम लोग को दो भी अगर लगा दिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन लगा दिए तब भी पॉली पॉली पॉली, समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे बात करते हैं। हालांकि दो का हम लोग डाई बोल सकते हैं, तीन के लिए ट्राई बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया कि अगर एक से ज्यादा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर भी हम लोग समझ गए कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, इसको पहचानेंगे कैसे, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन भी समझ गए कि अगर कोई भी हम लोग यहाँ पे कार्बन का चेन जिसमें हम लोग को क्या रहे, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक से ज्यादा रहा तो उसको डाई बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। इस तरह से अगर दो रहता तो डाई, तीन रहता तो ट्राई, चार रहता तो टेट्रा, लेकिन एक से ज्यादा रहता है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो समझ में आ गया कि इसमें क्या रहेगा, 2 से 3 ऐसे करके हम लोग क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहेगा। तो ये क्लासिफिकेशन भी हम लोग को कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर इस तरह से लिखा जाता है, अगर इसमें देखो एक होता है कि जिसमें ब्रांच हो जाए और एक होता है बिना ब्रांच का। जैसे कि अगर बिना ब्रांच का रह गया तो उसमें क्या लिखते हैं, जितना कार्बन का चेन तुम्हारा रहेगा उसमें अल्केन लिखते हैं, फिर नंबर लिखते हैं कि कितना पोजीशन में तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे ओइक, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो लिखते हैं हम लोग सफिक्स, वो क्या लिखते हैं हम लोग, तो ओइक एसिड क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। जैसे कि अल्कोहल के लिए क्या लिखते थे, ओल, फिर एल्डिहाइड के लिए क्या लिखे, अल, उसके बाद लिखे हम लोग कीटोन के लिए तो ओन, इस तरह लिखे ना, वन ही सब करके। तो इसी तरह से यहाँ पर बात करते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कोई भी हम लोग ऐसे एग्जाम्पल लेकर के, जैसे कि C और यहाँ पर मान कर चलो COOH, इस तरह से रहा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन ये सब जहां भी आता है तो वहीं से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि एल्डिहाइड और तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन में तो पोजीशन डिफर करता है, लेकिन हम लोग एल्डिहाइड और जब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो वहां से काउंट वहीं से करते हैं 1, समझ में आया। जैसे यहाँ पे देखो 1 यहीं पे होगा, ये कार्बन है, इसी चलते यहाँ पे 2, 3 और 4, कितना कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूटेन। अब यहाँ पे देखो पूरा ब्यूटेन लिखेगा। अब यहाँ पे देखो कितना पोजीशन में तुम्हारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फर्स्ट पोजीशन में, तो इसी चलते यहाँ पे 1 लिखेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, क्या लिखते हैं हम लोग, ओइक यहाँ पे एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर O और यहाँ पर E, तो दो को वॉइल एक साथ नहीं रहता है, इसी चलते इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाता है यहाँ पे ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, समझ में आ गया। तो इस तरह से अब मान के चलो यहाँ पे ब्रांच आ गया, तब कैसे लिखेंगे, सो देखो यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे मान के चलो COOH, और यहाँ पे मान के चलो कार्बन आ गया, और एक मान के चलो यहाँ पर कार्बन आ गया, इस तरह से। अभी तुम इसको काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ब्रांच। अब ब्रांच का नाम लिखना है, दोनों का दोनों क्या है, मिथाइल है। तो मिथाइल और कितना कितना पोजीशन में, 3 और 4, तो पहले क्या लिखेंगे 3 4, इसको क्या लिखेंगे डाई, फिर क्या लिखेंगे हम लोग मिथाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे, कितना लॉन्गेस्ट चेन है 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंटेन, क्या लिखते हैं हम लोग, पेंटेन। अब यहाँ पे कितना पोजीशन में, तो वो हमेशा एक ही पोजीशन में, जैसे एल्डिहाइड कितना पोजीशन में रहता है, वो हमेशा एक ही पोजीशन में, तो इसी तरह से यहाँ पर भी रहता है, ये क्या हो जाएगा 1 ओइक एसिड, क्या हो जाएगा 1 ओइक एसिड। बहुत कोई क्या करता है यहाँ पे 1 ना लिखोगे, डायरेक्टली सटा करके ओइक एसिड, क्योंकि वो अंडरस्टूड रहता है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड करोगे तो वो 1 ही पोजीशन में होगा। तो समझ में आ गया, ये होता है ब्रांच का नाम और ये होता है बिना ब्रांच वाला का नाम। तो इस तरह से समझ में आ गया। तो ये ब्रांच वाला कैसे लिखते हैं ये तो पहले से ही जानता है, ठीक है। तो ये रहा इसका क्लासिफिकेशन, ये रहा उसका नोमेनक्लेचर, और क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे उसको पहचानेंगे वो सारा चीज हम लोग देख लिया, ठीक है।
तो ये था तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे कॉमन नेम ले लेते हैं, मतलब कि कुछ डायरेक्टली हम लोग को पूछता है, जैसे कि मान के चलो एक ले लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या ले लेते हैं हम लोग? ऑक्सैलिक एसिड। ये हम लोग को कहीं यूज आ जाएगा तो फिर तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, जब हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल तो वहाँ पे पढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे देखो COOH और यहाँ पर भी तुम्हारा क्या है COOH, इस तरह से। तो ये क्या है तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड है। ये क्या तुम्हारा क्या चीज़ है? ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। तो इसको याद रखना कि 2 कार्बन है, दोनों जगह में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। तो ये सारी चीज फिर हम लोग को आएगा घूम फिर के, टेंशन मत लो। चलो, तो क्या यहाँ तक समझ में आ गया? नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, फिर उसका IUPAC नेम, ये सब समझ में आ गया। फिर उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, वो क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं इसका हम लोग क्या चाहिए? आइसोमेरिज्म पे। अब देखो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आइसोमेरिज्म का। किसका बात करने जा रहे हैं? आइसोमेरिज्म। अब आखिर आइसोमेरिज्म शो क्या क्या करता है? तुम तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। किससे? हेलोल्किन हेलोअरिन से, अल्कोहल फिनॉल ईथर भी देख लिया, फिर कीटोन और एल्डिहाइड भी देखा, उसमें किस तरह से हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, और फिर वहाँ पे किसके किसके थ्रू वहाँ पे देखते हैं कि कैसे वहाँ पे आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, पोजीशन, चेन, फिर फंक्शनल कि किससे कर रहा है, समझ में आ गया। तो उसी तरह से इसका बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 2 तरह से आइसोमेरिज्म शो करता है, एक पोजीशन और एक क्या करता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखो कैसे करता है इसको। जैसे अभी हम लोग को पोजीशन मतलब कि क्या, ओहो सॉरी, यहाँ पे पोजीशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? चेन होगा। क्या होगा हम लोग को? चेन होगा। पोजीशन तो वो सो ही नहीं करता। कैसे? देखो कार्बन का चेन है, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा? मान के चलो यहाँ पे COOH रहा, ठीक है। इसी को हम लोग इस तरह से कर देते हैं, C के कारण है 1 2 3 4 5 गो, तो 1 2 3 4 H दे देते हैं, यहाँ पर कार्बन दे देते हैं, इस तरह से। अभी देखो काउंटिंग करो यहाँ से, तो 1 2 3 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, इसका काउंट करो 1 2 3 4, और ये क्या बन जाता है? ब्रांच। अब जब ब्रांच बन जाता है, अभी देख रहा है कि दोनों का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला ये सब देखोगे तो सेम मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर देख रहा है अलग अलग है। अब इसमें स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है वो किस वजह से हुआ है? तो चेन का, यहाँ पे देख रहा है लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन, यहाँ पे देख रहा है लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का। तो किसके वजह से इसका आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? चेन की वजह से। क्या चाहिए? कार्बन के चेन की वजह से। इसी चलते यहाँ पे बोलते हैं कि वो क्या शो करता है? चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। अब वो पोजीशन इसी चलते शो नहीं करता है क्योंकि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, एल्डिहाइड आ जाता है, तो उन लोग का शुरुआती होता है वही पोजीशन से। जहाँ एल्डिहाइड रह गया, जहाँ तुम्हारा रह गया कार्बोक्सिलिक एसिड, वहीं से हम लोग 1 से काउंटिंग करते हैं। तो वो सदैव तुम्हारा क्या रहेगा? 1 पोजीशन में ही रहेगा। इसी चलते उसका पोजीशन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी चलते वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, लेकिन फंक्शनल आइसोमेरिज्म जरूर शो करता है। अब यहाँ पे देखो तुमको दिखाते हैं पूरा लिख करके, CH3 यहाँ पे CH2 यहाँ पे मान के चलो COOH, और इसको अगर इस तरह से लिखेंगे CH3 CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O और यहाँ से CH3। अभी देखोगे दोनों का दोनों मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मिलेगा। देखो 1 2 3 4 गो कार्बन, 4 कार्बन। हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 और 2 7 और 1 8, तो हाइड्रोजन कितना है? 8, और ऑक्सीजन कितना है? 2। इसका काउंट करो। कार्बन देख रहा है 4 गो है, 4 गो लिख दिए। हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 और 3 8, 8 गो हो गया। ऑक्सीजन देखो 1 और 1 2 गो हो गया। तो दोनों का देख रहे हैं कि हम लोग को मोलिकुलर फॉर्मूला क्या मिला? सेम मिला, लेकिन देख रहा है कि स्ट्रक्चर्स दोनों का क्या हो गया? अलग अलग। और किस वजह से इन लोग का हम लोग आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो किसके वजह से? यहाँ पे देख रहा है फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या हो गया? सेम, मतलब कि अलग हो गया। इसमें क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या हो गया? एस्टर हो गया। इसी वजह से क्या होगा? ये दोनों आपस में आइसोमेरिज्म शो करता है। किस वजह से? तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से। इसी चलते ये कैसा शो करता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा क्या चीज? आइसोमेरिज्म की वो क्या क्या शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या चाहिए? प्रिपरेशन, कि कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखो ये सारा रिएक्शन तो पहले भी पढ़ चुका है, कोई अल्कोहल में पढ़ा है, कोई देखा रहा था कि एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है। तो इसी चलते जितने भी हम लोग आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे उसमें रिएक्शन जितना आएगा वो पीछे वाला चैप्टर्स ही आते जाएगा। इसी चलते हम बार बार बोलते हैं कि तुम लोग पीछे के लेक्चर्स को फॉलो करते जाओ, सारा कुछ देखेगा तो तुम्हारा ऑटोमेटिक सारा चैप्टर्स हम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो, बाई अल्कोहल, अल्कोहल से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हम लोग निर्माण कर सकते हैं? तो तुमको एक बार बताए थे ऑक्सीडेशन वाला, बताया था ना कि ऑक्सीडाइज करके हम लोग क्या बना सकते हैं। तो वहाँ पे इससे एल्डिहाइड और कीटोन भी बना लेते थे और वहाँ से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना लेते थे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान के चलो कोई भी तुम एल्डिहाइड ले लिया, मतलब कि तुम क्या ले लिया, कोई भी तुम अल्कोहल ले लिया, चलो ले लिया, और इसको अच्छा से लिखेगा, चलो R लिख दिया, यहाँ पे मान के चलो CH2 और यहाँ से OH, इस तरह से, ताकि ये कार्बन पता चले और वहाँ से हम लोग जनरेट करेंगे।
ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, सो देखो इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया। बाकी वो सब यूज करोगे तो उन लोग क्या रहता है, थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, तो उन लोग क्या करता है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन तक ही बदल पाता है। लेकिन तुम्हारा K2Cr2O7 KMnO4 जो है, उन लोग क्या करता है, डायरेक्टली तुमको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर तुम यूज कर लिया क्या चीज, KMnO4, या तो फिर तुम क्या यूज कर लिया, K2Cr2O7, ये चीज यूज कर दिया। और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, फास्ट रिएक्शंस होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक माध्यम प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर बोलते हैं उसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे कर देते हैं ताकि रिएक्शंस हम लोग को जल्दी फॉरवर्ड हो सके। तो ये क्या करता है, सो देखो R था, R है, C है, C है, तो जितना कार्बन का रहेगा तुम्हारा इधर अल्कोहल, उतना ही कार्बन का क्या कर देता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बना देता है। क्या तुम्हें समझ में आ गया? तो ये अभी तुम देख रहा था, ये तुम्हारा क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अभी क्या है तुम्हारा, ये 1 डिग्री अल्कोहल था। अगर तुमको 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया तब तुम क्या करोगे, जैसे ये समझ में आ गया ना। चलो इसी को हम लोग मिटा देते हैं और इसी में थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। जैसे मान के चलो इसको लिखता तुम इस तरह से, CH3 इस तरह से लिखता, तो अभी क्या होता, अभी देख रहा है 2 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड तो वही चीज बनेगा, तुम्हारा क्या बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड यहीं पे बनेगा जहाँ पे OH रहेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, यहाँ पे जो तुम्हारा CH3 है तो वो भी मान के चलो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, R' मान लेते हैं, कुछ भी यहाँ पे चेन रहेगा। तो एक तरफ यहाँ से हमारा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और साथ ही साथ जो तुम्हारा बनाता है वो यहाँ से मिलकर ये कार्बन मिलकर के तुम्हारा क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इधर भी बना देगा, मतलब R'(C)O और यहाँ से OH। तो इस तरह से तो दो हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये था तुम्हारा कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हम लोग को, तो वो डायरेक्टली हम लोग को कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर वीक करोगे तो वीक वाला में तुम्हारा क्या होता है, जैसे PCC हो गया, फिर तुम्हारा CrO3 हो गया, तो ये सब यूज करोगे तुम्हारा क्या होगा, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन तक ही वो लोग बदल पाता है। क्या तुम्हें समझ में आ गया ये चीज? तो ये रिएक्शन हम लोग पहले ही अल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके थे। चलो उम्मीद है तुमको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किससे, तो बाय एल्डिहाइड और कीटोन। ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके थे कि एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सेम प्रक्रिया जैसे यहाँ पे कर रहा था उसी तरह यहाँ करो। तो इसको भी क्या करेगा, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले लो, मान के चलो तुम यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया, कैसे लेगा, RC और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ से H। इसको फिर उसी तरह क्या कर दो, K2Cr2O7 ले लो, या तो फिर तुम क्या ले लो, KMnO4 ले लो। तो तुम क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा, जितना कार्बन का चेन था उतना ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? उसी तरह से भी कीटोन का करोगे, कीटोन में ले लो उसी तरह से RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से मान के चलो R', और यहाँ पे मान के चलो फिर उसी तरह से K2Cr2O7 ले लिया, या तो फिर तुम क्या करोगे, तो यहाँ पे ले लोगे KMnO4। तो ये लोग भी क्या करेगा, बस अभी जैसे अल्कोहल में काम किया था कि इतना एक बार बनेगा और एक बार इतना से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तभी क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH ऐसे बनेगा, और एक बार इधर से बनेगा तो RC यहाँ से क्या हो जाएगा, R' डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH, इस तरह से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे हम लोग अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड? तो चलो उम्मीद है तुम्हें प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा याद आ रहा होगा। चलो फिर हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखो ये रिएक्शंस बहुत तुम्हारे लिए काम आएगा और बहुत जगह पूछा भी जाता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म वगैरह इसमें ज़्यादा उतना सोचना नहीं, डायरेक्टली इसमें समझना है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। क्या बात कर रहा है, अल्काइल बेंजीन का। इसका कहने का मतलब क्या है, तुम यहाँ पे बेंजीन ले लो, ठीक है। अब बेंजीन ले लगा, इसमें क्या रह जाए, R, मतलब कि यहाँ पे कोई भी अल्काइल का ग्रुप यहाँ पे जुड़ा रहे, CH2 रहे, CH3 रहे, या फिर इथाइल रहे, चाहे प्रोपाइल रहे, कुछ भी रहेगा। तो कोई भी कार्बन का चेन इसमें अगर बेंजीन में जुड़ा रहे तो उसको क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दे। जैसे कि तुम्हारा क्या है, KMnO4, जनरली हम लोग इसी का यूज करते हैं। K2Cr2O7 भी डालते हैं, उसको भी डाल सकता है, लेकिन क्या होता है कि उससे भी ज्यादा हाई कौन रह जाता है तुम्हारा, KMnO4, तो इसी को ज्यादा हम लोग इफेक्टिव मानते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या करते हैं, तो KOH हम लोग को लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, KOH हम लोग यहाँ पे जनरली यूज करते हैं। अब इससे होता क्या है, सो सबसे पहले समझने की तुम प्रयास करो। ठीक है, जैसे हम लोग KOH यहाँ पे लेते हैं, अब इसमें कुछ तुमको सोचना नहीं है। क्या चीज, सिर्फ इतना जानना है कि अगर कोई भी अल्काइल का ग्रुप अगर तुम्हारा बेंजीन में जुड़ा हुआ है और अगर तुम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहा है तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, सो देखो बेंजीन तो तुम्हारा आया है बाबा, बेंजीन आ गया, इसमें तुम्हारा R कितनों लगा रहेगा लंबा का चेन, लेकिन ये क्या करेगा, एक ही चेन का तुम्हारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल
मान के चलो यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, क्या चीज है, बेंजीन। यहाँ पे मान के चलो तुम 3 गो कार्बन का चेन लगा दो इस तरह से। अगर इसको सेम वाला रिएजेंट डालेंगे ऊपर जो डाले हैं उसी तरह से, तभी क्या होगा, मतलब नहीं कि कितना ग्रुप का वहां पे लगा हुआ है, क्या करेगा, जो तुम्हारा यहां पे रहेगा एक कार्बन पे, वहीं पे तुम्हारा क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाता है। तो ये इसका क्या रहता है, मजेदार यहाँ पे कहानी रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली वो क्या बदल जाएगा, COOH, मतलब बेंजोइक एसिड यहाँ पे बन जाएगा। होगा क्या कि यहाँ पे जब भी हम लोग बेंजीन में कोई भी कार्बन का चेन जुड़ा रहेगा और अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करेंगे तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो भी ध्यान रखना कि एक ही कार्बन वाला वहां पे बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन के बाद जो भी कार्बन रहेगा उसी में क्या बनेगा, चाहे वो कितना भी लंबा का कार्बन हो, उससे मतलब उसको नहीं है, डायरेक्टली वहां पे क्या बना देगा, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। क्या तुम्हें यहां तक समझ में आ गया? चलो, तो ये था इसका कहानी। अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट प्रिपरेशन का। अब देखो यहां से हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, वो क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, सो देखो तुम सबसे पहले यहाँ पे ले लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो तुम क्या लिखेगा, यहाँ पे R पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा Mg, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे कोई भी हालाइड ले लो, मान के चलो X ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी तुम हालाइड ग्रुप ले लेता। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, तो देखो CO2 से रिएक्शन कराते हैं। अब इसको डायरेक्टली कोई भी हम लोग किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे ले लेते हैं ड्राई ईथर का, किसका प्रेजेंस ले लेते हैं, थोड़ा सा ड्राई ईथर का प्रेजेंस में करते हैं। तो अब देखो तुम्हारा क्या बनेगा। सबसे पहले CO2 के बारे में सोचो, तो CO2 तुम्हारा किस तरह से दिखेगा, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखता है, क्या इस तरह से दिखता है। अब देखो क्या होता है, ये जो नेगेटिव देख रहा है, ये बाबू आता है कार्बन पे अटैक करता है, तो एक तरफ से कहीं भी बॉन्ड इसका टूटेगा। अब टूटेगा तुम्हारे पास इस तरह से बनेगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, R नेगेटिव था, ये क्या किया, डायरेक्टली जुड़ गया किससे, इस कार्बन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन से जुड़ गया, ऊपर डबल बॉन्ड O, और ये वाला क्या हो गया, टूट गया था इधर, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे जो MgX जो है ये आएगा यहाँ पे और इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड से अगर रिएक्शंस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई था, तो तुम्हारा ये इस तरह से बनेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, मतलब H3O पॉजिटिव दे दे, या तो फिर H2O और साथ ही साथ क्या कर दो, एसिडिक मीडियम डाल दो, तो अभी वही हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या मिलेगा तुमको H+, और H+ कहाँ चल जाता है, ऑक्सीजन के पास, तो वो डायरेक्टली हम लोग को क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से O और H इस तरह से। और वहाँ से मैग्नीशियम जो निकलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा Mg, और X तो रहेगा ही, क्या रहेगा X, और यहाँ से क्या रहेगा OH माइनस भी जाएगा, तो OH माइनस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये रह गया क्या, सैड प्रोडक्ट। तो फाइनली हम लोग को सिर्फ यहाँ पे देखना था क्या बनाता है, तो ये हम लोग को क्या है, तो यही तो हम लोग को है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या चाहिए हम लोग को है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुम्हें समझ में आ गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। और किसकी मदद से लेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम उसको क्या करेंगे, रिएक्शंस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग को ये चीज बनेगा। उसके बाद फिर फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। समझ में आ गया कैसे होता है सो। चलो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन का। अब देखो हम लोग जो नेक्स्ट जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो हम लोग कहाँ से करेंगे, नेट्राइल। ये वाला फिर से हम लोग अगला चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अमीन्स चैप्टर्स में। ठीक है, तो वहाँ पे और अच्छा तरीके से इसको बताया जाएगा, फिलहाल यहीं पे सीख लो क्या करेंगे। सो देखो नेट्राइल को, अगर नेट्राइल क्या होता है हम लोग को, अरे वही रहे साइनाइड लगना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट्राइल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली इसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब H2O प्लस, मतलब कि H2O और फिर H+ दे दो, या तो फिर उसी को क्या कर दो, H3O पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा क्या चीज, हाइड्रोलाइसिस कर देना। अब ये जैसे हाइड्रोलाइसिस करता है क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है, तो एक तरफ क्या हो जाता है ऑक्सीजन और एक तरफ क्या हो जाता है, 2 को हाइड्रोजन, तो ये क्या बना देता है। सो देखो RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे 2 को H2 लग जाता है, तो ये हम लोग को क्या हो गया, अमाइड हो गया। ये क्या हो गया हम लोग को, अमाइड। तो यहाँ पे क्या बना देता है, अमाइड बनाता है। और फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर से फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब H3O पॉजिटिव दे देते हैं, तो फिर हम लोग क्या कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे OH लग जाता है। क्या लग जाता है, OH। तो हम लोग को क्या लग जाता है, सो देखो RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से OH हो जाता है, और वहाँ से हम लोग को क्या निकल जाता है, अमोनिया हम लोग को निकल जाता है। क्या निकल जाता है, अमोनिया, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला कि यहाँ पर भी हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग को बन गया। समझ में आ गया। तो एक तो ये मेथड था कि नाइट्राइल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ हाइड्रोलाइसिस कर करके 2 बार उसको क्या कर सकते हैं, अमाइड बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये था तुम्हारा रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीजों को। अब देखो फिर इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं कहाँ से, फ्रॉम ईस्टर से। अब ईस्टर करने का मतलब देखो यहाँ पे
आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आर डैश, इस तरह से मान लेते हैं। इधर जैसा अल्काइल का चेन होगा इधर अल्काइल चेन का होगा। इसको क्या करना है, कुछ नहीं, फिर से तुम हाइड्रोलाइसिस कर दो ना, सारा बन जाएगा। समझ में आ गया? हाइड्रोलाइसिस करोगे देखो होता है क्या सो इसमें, बस जैसे एक बार इसका काम किया था तुम पहले भी। इसमें क्या होता है, इधर करो चाहे इधर करो, मान के चलो इधर करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको बॉन्ड को तोड़ेगा चाहे इधर भी तोड़ सकता था। अगर इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो इधर क्या कर दो तुम, OH दे दो और इधर क्या दे दो, H दे दो। अगर यहाँ भी करता तो इधर H दे देता उधर OH दे देता, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो तो ये क्या बनता है, सो देखो इधर क्या है, R है, इधर क्या है, C है, डबल बॉन्ड O है और इधर OH जोड़ रहा था, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा, सो देखो R डैश, इधर से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और इधर से क्या हो जाएगा OH। तो दोनों तरफ से क्या बन रहा है, यहाँ पे हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो यही हम लोग को क्या चाहिए था, मेनली 6 प्रिपरेशन था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बना सकते थे, ठीक है। एक हम लोग को अमाइड वाला से, जो इससे पहले वाले ने बताया था कि वहां से फिर अमाइड बनाते हैं नाइट्रल से अमाइड। तो एक तो वहां से टॉपिक खाली लिखा हुआ था, नाइट्रल से हम लोग बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक और वास बना दिया जाता है कि अमाइड से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अरे तो उसी रिएक्शन में तो अमाइड आ ही जा रहा था, तो 2 बार लिखने की क्या जरूरत है कि नहीं। तो ये था हम लोग मेनली 6 रिएक्शन जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते थे। अब इसका बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का। अब देखो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, देखता है कि अप टू 9 कार्बन, कितना 9 कार्बन तक क्या रहता है, कलरलेस लिक्विड रहता है। 9 कार्बन से ज्यादा जितने भी रहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वो कैसा रहता है, सॉलिड। समझ में आ गया? तो 9 कार्बन तक का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, और जो 9 से ज्यादा होते हैं कार्बन का वो लोग क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है। अब उसका सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो कहाँ पे ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, वाटर पे, और वो भी कितने कार्बन तक ज्यादा सोल्यूबल हो पाते हैं, 4 कार्बन तक ही वाटर पे सोल्यूबल हो पाते हैं, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि तुम बता सकते हो अभी, जैसे देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा O और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, इस तरह से, और नहीं तो इसको इस तरह से दिखा देते हैं OH, इस तरह से दिखा दिए। अभी देखो तुम्हारे पास जब वाटर रहेगा तो इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इन लोग जो रहता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो इसका होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रहता है, यहाँ पे बन जाता है बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जान रहा है कि ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी होता है पार्शियल नेगेटिव, और दोनों के बीच में आ जाता है हाइड्रोजन, इस चलते। अब यहाँ पर भी देखोगे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर भी अगर वाटर आ जाता है तो ये 2-2 बार यहाँ पे क्या कर देता है ना, कि एक ही मॉलिक्यूल में 2-2 बार यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसी चलते। यहाँ पे देख रहा है ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर देख रहा है ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और ये भी क्या है, पार्शियल नेगेटिव, तो उन लोग के बीच में आ जाता है। तो इस तरह से देखता है कि एक ही कंपाउंड में 2-2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ज्यादा मजबूती से उसमें क्या हो जाता है, घुल सकता है। अब आ जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है जब हम लोग कार्बन का चेन बढ़ा देते हैं तब, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है जब हम लोग का ब्रांच हम लोग को ज्यादा रहता है, मतलब सेम चीज मिल गया, उसी का ब्रांच अगर बढ़ रहा है तो हम लोग को क्या हो जाएगा, मतलब कि चलो 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन उसका ब्रांच अगर हम लोग को कम बेसी किया जा रहा है तो उस समय देखेंगे जितना ज्यादा ब्रांच उतना ज्यादा उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। बॉइलिंग पॉइंट का बात करते हैं तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट लगेगा। तो इसी चलते कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या रहता है, मोर दैन रहता है किससे, तो अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, इन लोग से क्या होता है, उन लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका क्या होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांगली से वहां पे जुड़ा रहता है, इसी चलते क्या होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है। बॉइलिंग पॉइंट है सो इंक्रीज करता है जब इंक्रीज करते हैं हम लोग कार्बन का चेन, और वही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है जब हम लोग क्या करते हैं वहां पे इंक्रीज करते हैं उसका ब्रांच में। तो ठीक है, तो ये रहा उसका क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग देखें इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज था वो क्या क्या देखने को मिला। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछता है, टेंशन मतलब फिजिकल यहाँ से प्रॉपर्टीज से। अब जो बात करने जा रहे हैं वो मेन चीज बात करने जा रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, तो यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा केयर से सुनना सारे बातों को, ठीक है। अब देखो जो बात करने जा रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के, जबकि वो हम लोग को क्या चाहिए, एसिड पहले से बता रहा है, तो एसिड है तो उसका क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है उसका, समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज। जैसा कि मान के चलो तुम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेगा तो इसी तरह से लेता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है OH। अब इस क्या रहता है, ये टूटता है हम लोग क्या चीज में, तो देखो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से O नेगेटिव में और प्लस में यहाँ क्या चीज H प्लस में। जो भी चीज हम लोग को कंपाउंड हम लोग को H प्लस डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। हो गया यहाँ पर। चलो अब क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बोक्साइल जो कार्बोक्सिलेट जो यहाँ पे आयन जो प्रोवाइड करता है, यहाँ पे क्या करता है, इसका स्टेबिलिटी जो होता है वो ज्यादा होता है, किसके कारण,
तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है, क्या होता है, ये यहाँ जाता है और ये क्या हो जाता है यहाँ पे, तो एक बार यहाँ नेगेटिव एक बार यहाँ नेगेटिव, इस तरह से हम लोग क्या करता है रेजोनेंस करते रहता है, तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग तो यहाँ तक समझ गए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिडिक यहाँ पे कैरेक्टर शो करता है, साथ ही साथ उसका जो कार्बोक्सिलेट जो यहाँ पे आयंस जो रहता है वो क्या करता है, स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। अब यहाँ पे फर्क तब होता है जब यहाँ पे आर का जो चेन यहाँ पे देख रहा है अल्काइल चेन, यहाँ से फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 9th मतलब क्लास 11th में, तो क्लास 11th में क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट ये सब देखा होगा, जहाँ पे प्लस आई फिर प्लस एम फिर माइनस आई माइनस एम इस तरह से देखा था। तो वहाँ से हम लोग को क्या होता है ना कि इसका हम लोग जानते हैं डायरेक्टली, जैसे कि इसका कैरेक्टर देखेगा एसिडिक कैरेक्टर, तो उसमें हम लोग को क्या होता है यहाँ पे देखेगा ना कि एसिडिक कैरेक्टर, इसमें देखेगा तो क्या होता है, सो देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई और क्या होता है हम लोग माइनस एम का, और वही हम लोग को क्या होता है प्लस आई और हम लोग को क्या होता है प्लस एम का हम लोग क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, सो सबसे पहले देखो अभी यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल कोई भी हम लोग लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ से O नेगेटिव। अगर अभी इसका कार्बन फिर बढ़ा देगा तो यहाँ पे देखो CH3 CH2 फिर यहाँ पे देख रहा है C डबल बॉन्ड O और यहाँ से O नेगेटिव। हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस तो कर रहा है दोनों जगह, लेकिन फर्क पड़ जा रहा है यहाँ पे कार्बन का चेन पे, क्या चीज चल रहा है कार्बन का चेन पे। अब यहाँ पे क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट कैसा शो कर रहा है, माइनस आई की प्लस आई, फिर उसी तरह से जो मेरिक देखते हैं माइनस एम कर रहा है कि प्लस एम कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या करता है, इन लोग जो रहता है ये सब हम लोग को प्लस आई शो करता है, क्या करता है हम लोग को प्लस आई शो करता है। तो इन लोग क्या करता है इधर से इलेक्ट्रॉन को इन लोग देता है, इन लोग क्या करता है इलेक्ट्रॉन को देता है, ये भी क्या करता है इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी क्या करता है इलेक्ट्रॉन देता है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। अभी माइनस है, ये बेचारा चाहता है स्टेबल होना, तो क्या करता है इन लोग और इलेक्ट्रॉन देकर के इसको और अनस्टेबल कर देता है, ये तो और ज्यादा अनस्टेबल कर देता है। मतलब कि जितना ज्यादा वहां से प्लस आई इफेक्ट अगर शो करेगा उतना ज्यादा क्या होगा लेस हम लोग को स्टेबल हो पाएगा, तो उसका मतलब वो लेस हम लोग को कैरेक्टर वहां पे शो करेगा एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तो समझ गया कि माइनस एम और माइनस एम माइनस आई क्या करता है उसको हटाता है, जैसे कि यहाँ पे खींचने वाला ग्रुप दे देता है। मान के चलो यहाँ पे CH3 को हटा दिए और यहाँ पे तुम दे दिया Cl, क्या दे दिया Cl, तो ये जो होता है वो हम लोग को क्या होता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई तो ये क्या करेगा देता नहीं है, ये क्या करता है उल्टी क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो इस नेगेटिव चार्ज ये ले रहा है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसका लेगा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड आयन के फॉर्म में नहीं रहना चाहता है, जितना ज्यादा उससे आयन का हो जाए खत्म हो जाए तो उतना ज्यादा वो स्टेबल माना जाता है। क्लोरीन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लेना स्टार्ट करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है घट जाता है, घट जाना ही क्या हो जाता है उसका हम लोग का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन ये सब क्या करता है डोनेट कर देता है, और तो उसके पास पहले से ही नेगेटिव था और बेचारा के पास नेगेटिव हो जाता है, तो क्या करता है अनस्टेबल फील करता है, इससे चलते वो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो नहीं करता। मतलब कि यहाँ पे हम लोग को ऐसा ग्रुप जोड़ना है जो हम लोग को या फिर माइनस एम हो या फिर माइनस आई हो, जो खींचने का टेंडेंसी रखता होगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। और हालांकि इसका हम लोग डीपली उतना नहीं जाते हैं जैक बोर्ड के लिए, अगर हम लोग कंपेटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए हम लोग इतना और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये सब जानने की कोई जरूरत भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम सोचे कि उसका जब एसिडिक कैरेक्टर आ गया है तो उसका थोड़ा सा बता देते हैं। उसी तरह हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का बात करते हैं, तो अगर हम लोग को 1 डिग्री वाला रहा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा किसके तुलना में 2 डिग्री और 3 डिग्री का, मतलब 3 डिग्री का क्या रहेगा सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग हैलोजन ग्रुप का जैसे अभी बताएं कि फ्लोरीन क्लोरीन ये सब कुछ भी लग सकता है जो कि क्या करता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, उनमें से भी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखता है कि अगर फ्लोरीन लगा रहता है तो ज्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पे क्या करेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर को और ज्यादा बढ़ा देगा। उसी तरह से क्लोरीन रहेगा तो वो बढ़ाएगा, उसी तरह से ब्रोमीन रहेगा, फिर आयोडीन, अगर आयोडीन लगा रहेगा तो क्या रहेगा सबसे कम स्टेबल करता है, ठीक है। तो इस तरह से हालांकि ये सब जानने की जरूरत नहीं था, जो पढ़ा होगा ये सब। अब मान के चलो तुम लोग ये सब पते नहीं है कि क्या होता है माइनस आई, क्या होता है माइनस एम, क्या होता है प्लस आई, क्या होता है प्लस एम, तो ये ज़्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके लिए पूरा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। तो इसको जिसको समझ में आ रहा होगा तो उसको तो अच्छा तरीके से इसको समझ गए, अगर जिसको नहीं भी समझ में आ रहा होगा टेंशन मत लो, इससे कोई फंसेगा नहीं सवाल, ठीक है। चलो टेंशन मत लो। तो ये था क्या चाहिए उसका एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब चलते इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे कि क्या क्या हम लोग रिएक्शंस करने वाले हैं और किसके साथ रिएक्शंस करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं उसका केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट का, जो कि क्या है रिएक्शंस विथ मेटल। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शंस करता है तो क्या बनाता है, देखो
कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ एच इज, ठीक है। अगर इसको हम लोग मेटल के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो ये तुम 9th क्लास में भी पढ़ के आया था कि अगर एसिड हम लोग को मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, क्या करता था वहाँ से, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता था, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या करेगा, सो देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में टूटता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ नेगेटिव इस तरह से करेगा, और वहाँ पे जैसे जाएगा तो सोडियम यहाँ पे क्या कर देगा, सोडियम प्लस आकर के यहाँ पे बैलेंस करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकल जाता है, H2 गैस बाहर निकल जाता है, तो ये बनाता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जब थर्ड वाला बात करते हैं, क्या चीज थर्ड, तो यहाँ पे बात करते हैं कि रिएक्शन विथ, किसका बात करते हैं, रिएक्शन विथ किसका, अल्कली बेस, क्या चीज बात करते हैं, अल्कली बेस। तो इसके साथ अगर रिएक्शंस करेंगे तब तुम्हारा क्या कहानी चलेगा, तो उसी तरह से जो ऊपर देख रहा है बस उसी तरह सेम बनेगा, जैसे कि OH बसरते यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaOH ऐसा करके यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से देख रहा है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे Na प्लस जाकर के उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, तो यहाँ पे साल्ट का निर्माण होता है, और साथ ही साथ देखो यहाँ पे OH और यहाँ से H मिल करके क्या बना देता है, यहाँ पे पानी बाहर निकाल देता है। तो ये फर्क है, अगर अल्कली मेटल से अगर रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा, और अगर तुम्हारा अल्कली बेस से अगर रिएक्शंस करेंगे तब क्या होगा, समझ में आ गया। तो प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहे हैं लगभग सेम ही बनता है, बशर्ते वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और इसमें क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये कहानी है इसमें, ठीक है। तो ये दो था उसका क्या चीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखो ये रिएक्शंस भी तुम पहले भी पढ़ चुका था कि रिएक्शंस विद PCl3 PCl5 और SOCl2 अगर रिएक्शंस कराएंगे किसके साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ से OH इस तरह से, और इसको मान के चलो कोई भी एग्जांपल, चलो तीनों को लेके चलते हैं, मान के चलो PCl3 तुम रिएक्शन करेगा, क्या जानता था, तीनों हटता था और यहाँ पे 3 बार बनाएगा, इसका मतलब अगर इस तरह से ले रहा है तो इसको कितना बार लेना पड़ेगा, 3 बार लेना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, 3 बार तुम्हारा प्रोडक्ट भी बनेगा, क्या चीज, आर सी डबल बॉन्ड ओ और OH को हटाकर यहाँ पे क्या लगा देगा, Cl, इस तरह से बना देगा। अब यहाँ पे देखो P, और यहाँ से कितना बार निकलेगा, OH 3 बार, तो यहाँ से 3 गो हाइड्रोजन और 3 गो ऑक्सीजन, तो क्या बना देगा तुम्हारा H3PO3, फास्फोरस सिर्फ यहाँ पे अकेले बचता है, 3 को हाइड्रोजन वहाँ पे मतलब क्लोरीन जाके जुड़ गया। अब यहाँ पे देखो OH 3 बार हटेगा, तो 3 बार इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, O 3 को और हाइड्रोजन 3 को, तो मिलकर क्या बना देता है, H3PO3। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर फिर से तुम आर सी डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH और इसको अगर तुम PCl5 के साथ अगर तुम रिएक्शंस कराओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, ये क्या करता है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे रिमूव करता है, जो कि एक हाइड्रोजन चल जाता है और एक क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन जाके के फास्फोरस से जुड़ता है। तो ये रिएक्शन तुम पहले भी कर चुका था, ये क्या बना देता है, आर सी डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या बना देगा, Cl, एक इसके साथ चलता है, एक Cl तो चल जाता है H के साथ, तो क्या बना देता है यहाँ से HCl, और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलता है और यहाँ से फास्फोरस है, तो यहाँ से क्या बना देता है PO और Cl, तो 3 को पहले से था, तो क्या बना देता है, POCl3 बना देता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आर सी डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH, तो यहाँ से अगर हम लोग इससे करा देते हैं, किससे, SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे क्या होगा, यहाँ से देखते हैं हम लोग, एक Cl जाता है, यहाँ से हटाता है, तो यहाँ से क्या क्या बनेगा, सो देखो आर सी डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या बना देता है, Cl प्लस में। अब यहाँ पे देखो एक H और एक Cl मिल करके क्या बना देता है, HCl बना देता है, और प्लस में क्या बनता है, एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिल करके SO, तो क्या बना देता है, SO2, क्या बना देता था, SO2। तो ये रिएक्शन तुम पहले से भी पढ़ के आ चुका था। तो ये तरह तुम्हारा 4th केमिकल रिएक्शंस। अब आगे बात करते हैं एस्टरीफिकेशन वाला। अब देखो ये भी रिएक्शन तुम पहले से ही पढ़ के आ चुका है, क्या करते थे एस्टरीफिकेशन में, तो तुम यहाँ पे क्या करता था, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता था, तो चलो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसको क्या करते थे, अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और यहाँ से क्या हो जाएगा R, इस तरह से, अरे इसको डैश ले लेते। अब इसको क्या करते थे, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा H2SO4 ले लेते थे, ताकि हम लोग को क्या हो सके, रिएक्शन फॉरवर्ड हो सके जल्दी। क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग को होता ये है कि यहाँ से H और यहाँ से क्या करता है OH, इस तरह से रिमूव होता है और हम लोग को क्या बना देता है, तो ये दोनों जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा CO और यहाँ से ऑक्सीजन और इधर से क्या हो जाएगा R डैश, इस तरह से। और यहाँ से देखते हैं हम लोग को किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का, किसका बनता है, एस्टर का। तो इसी चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टरीफिकेशन। चलो तो ये रहा हम लोग यहाँ से कि कैसे हम लोग एस्टरीफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब आगे जो हम लोग नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसके साथ क्या क्या कहानी होगा।
अब देखो जो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको रिएक्शंस कराते हैं सोडियम कार्बोनेट साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तब क्या क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट करने का मतलब N2CO3 ये हो गया। इसके साथ अगर रिएक्शंस करेंगे तब देखो हम लोग को क्या क्या होता है, यहाँ से बनेगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या बनेगा O नेगेटिव आएगा, क्या आएगा यहाँ से O नेगेटिव आएगा और यहाँ से क्या आएगा, सोडियम यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सोडियम पॉजिटिव, इस तरह से आएगा। अब यहाँ से होता क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश करना, यहाँ से क्या किया, सोडियम गया यहाँ पे बैलेंस कर दिया। अब होता है क्या चीज़, यहाँ से तुम्हारा क्या होता है, CO2 भी बाहर निकल जाता है, क्या बनाते थे यहाँ से, CO2 बाहर निकल जाता है। तो अभी तुम्हारे पास क्या बनेगा, फिर यहाँ से देख रहा है कि सिर्फ वहाँ से H गया और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास अभी भी सोडियम बचा हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग को क्या करते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली जो हम लोग को कन्वर्ट होता है, समझने की कोशिश करना, यहाँ से हम लोग को क्या होता है, सोडियम और हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि NaOH बना देता है। तो ये तुम्हारा बना यहाँ से प्रोसेस, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि फिर से हम लोग दे देते हैं काची कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर से ले लेते हैं और इसको अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से अगर किया जाए CO3 इस तरह से, तो अभी देखो ये क्या काम करता है, अगर इस तरह से करोगे तभी क्या करेगा, यहाँ से फिर इस तरह से बनाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ से क्या हो जाएगा Na पॉजिटिव, इस तरह से हो जाएगा प्लस, तुम्हारा फिर से ये CO2 बनाता है, बना दिया और साथ ही साथ क्या करता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलकर, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या बना देता है, H2O बना देता है। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, H2O। हालांकि तुम इधर से अगर नहीं भी मतलब रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, तुम्हें याद रखना है कि ये चीज़ बनाता है, फिर भी तुम रिएक्शंस को पूरा याद रख लेना कि अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करता है तो क्या क्या बनता है, दोनों जगह कंपाउंड सेम बनता है, बशर्ते साइड प्रोडक्ट हम लोग को अलग बनता है, वहाँ पर भी CO2 यहाँ पर भी CO2, लेकिन उसमें क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट से करते हैं तो NaOH बनता है, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं तो हम लोग को क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस यहाँ से। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस को। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग का रिएक्शंस करता है अमोनिया के साथ तब क्या होता है, सो देखो RC डबल बॉन्ड OOH, ये होता है हम लोग को क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अगर हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शंस करते हैं तब हम लोग को क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, NH2 आकर के OH को हटा करके यहाँ पे जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या बन जाता है NH2। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा OH निकला, यहाँ से NH2 सिर्फ जुड़ा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से OH मिलकर क्या बना देता है, यहाँ से वाटर बना देता है, क्या बना देता है, वाटर। और ये जो बनता है मतलब कोई OH को हटा करके यहाँ से NH2 का जुड़ जाना, ये हम लोग को क्या कहलाता है, ये अमाइड कहलाता है, ये क्या कहता है, अमाइड। और ये हम लोग को क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या हम लोग को है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। या क्या यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे हम लोग को काम करता है। चलो ये रिएक्शन था, उसके बाद फिर से हम लोग बात करते हैं रिडक्शन प्रक्रिया। अब देखो जो हम लोग कर रहे हैं वो रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे होगा, सो देखो अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, ठीक है, अगर इसमें देखो ध्यान देना कि दो चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करते थे, क्या चीज़, देखो यहाँ पे अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्राइड का यूज करते हैं, या तो फिर तुम यहाँ पे वो चीज़ जो कैटालिटिक वाला यूज करता था तुम, क्या चीज़, H2, और साथ ही साथ क्या निकालता था तुम, तो इसमें लगाता था निकेल, क्या निकालता था, निकेल के प्रेजेंस में, या तो फिर यहाँ पे यूज करता था तुम प्लेटिनम का। तो ये क्या करता है, सो देखो सबसे पहले क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, दोनों जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन देगा, तो यहाँ पे क्या होता है RC, यहाँ पे OH और यहाँ पर भी H आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है OH। अब जानता है कि एक ही कार्बन में दो दो को OH स्टेबल नहीं माना जाता है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, OH निकल जाता है, और ये हम लोग को जो बनता है वो हम लोग को क्या बन जाता था, एल्डिहाइड बना देता था। यहाँ से क्या हो जाएगा CH और यहाँ से क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड A, ठीक है। अब फिर फर्दर हम लोग को क्या होता है कि फिर से हम लोग वो चीज़ आता है, इसको फिर से रिड्यूस कर देता है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ से जो तुम्हारा कहानी होगा, सो देखना सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, दोनों जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा RC और यहाँ से H2 और यहाँ से क्या बना देगा OH बना देगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं तुम्हारा क्या बन जाता है 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इस तरह से अगर तुम यहाँ पे एक चीज और चाहो, नहीं ठीक है, अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड तुम बनाना चाहता है तो तुम यही कर सकता है कि डायरेक्टली अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर निकेल इस सब का यूज करेगा तो डायरेक्टली तुमको 1 डिग्री अल्कोहल ही हमेशा मिलेगा। क्या करेगा, हमेशा तुमको 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा। तो ये तो तुम्हारा रिडक्शन या फिर इससे करो या फिर इससे करो, तो तुम डायरेक्टली तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो करके 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलो हम लोग बात करते हैं इसका आगे का प्रक्रिया। आगे का प्रक्रिया जो आएगा वो आता है डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो बात करने जा रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 गैस, कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होना ही डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो
यहाँ पे हम लोग कोई भी हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या होता है कि अगर हम लोग को कार्बन को चेन को अगर कम करना है तो कम करने के लिए हम लोग एक लास्ट हम लोग को यहाँ पे उपाय होता है। इससे हम लोग बहुत ही शॉर्टली हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन को घटाया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल लो, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग एक कार्बन को घटा सकते हैं। किसके मदद से, डीकार्बोक्सिलेशन से मदद से। अब देखो एक होता है क्या चीज़, यहाँ पे जो कंपाउंड लेते हैं क्या करते हैं, या तो फिर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, या तो फिर तुम क्या लेता है, सो देखो RC+O और यहाँ से O नेगेटिव और Na+। क्या ये दोनों से तुम वाकिफ हो कि ये दोनों क्या कहलाता है था, सो सेम ही है। यहाँ से H+ मान के चलो यहाँ पे सोडियम से रिएक्शन कराएगा तो ये चीज़ निकल ही जाएगा। अब इसमें क्या होता है, सो देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ, तो सोडा लैम के साथ। किसके साथ कराते हैं, सोडा लैम। और सोडा लैम जो होता है वो क्या होता है, NaOH और CaO का मिक्सचर होता है, जो कि कितना मिक्सचर होता है उसका 3:1 रेशियो में वो क्या रहता है, मिला हुआ रहता है। तो इसको क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH और क्या करेंगे हम लोग, सोडा लैम से मतलब कि डायरेक्टली NaOH और CaO से अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस करेंगे तो क्या होता है, जितना कार्बन का तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा उससे क्या करता है, एक कार्बन घट जाता है। मतलब कि यहाँ पे देखो इतना सारा पार्ट जो है ये सारा चीज खत्म हो जाता है, बाकी यहाँ पे जितना रहेगा तुम्हारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, R और यहाँ से H लग जाएगा। और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बना देगा, तुम्हारा अल्केन बना देगा। क्या बना देगा, अल्केन। और साथ ही साथ जो यहाँ पे निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CO2 यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगा। तो यही प्रक्रिया तुम्हारा क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से ये कहानी यहाँ पे होता है। और इसका जो सैड प्रोडक्ट होता है, सैड प्रोडक्ट में कभी कभी क्या लिखा जाता है, जैसे CO2 रहता है वो फिर से हम लोग NaOH मतलब जो तुम्हारा रहता है ना यहाँ पे सोडा लैम, तो इसी चलते क्या होता है, इससे भी रिएक्शंस करके वो बना देता है क्या चीज, Na2CO3। क्या बना देता है, Na2CO3। तो इसके जगह में हम लोग ये चीज लिख देंगे क्या चीज, Na2CO3। तो ये जो रहता है CO2 फर्दर रिएक्शंस होकर के ये चीज सैड प्रोडक्ट में बना देता है। तो सैड प्रोडक्ट से उतना मतलब नहीं रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब डीकार्बोक्सिलेशन जब पड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कर ही रहा है, तो ये चीज दिखाना जरूरी है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर, Na2CO3 में। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे अभी कार्बन का चेन अभी कम बेसी कर सकता है ना तुम अपने से। जैसे मान के चलो तुम बेंजीन लेने का मन किया, क्या चीज लेने से सका, चलो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह से कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, बेंजीन है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से लगा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या करो, अगर तुम यहाँ पे सोडा लैम से तुम क्या करोगे, इसको रिएक्शंस करा दो यहाँ पे CaO, तो क्या होता है, इसको देखो इतना पार्ट से तुम्हारा क्या निकल देता है, कार्बोक्सिलिक मतलब कि CO2 निकल जाता है। बाकी जितना एक कार्बन से कम, तो एक कार्बन कम करेगा तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ से बेंजीन बन जाएगा। और यहाँ से क्या बनता है, एक कार्बन का कम होकर के तुम्हारा अल्केन बना देता है, तो ये तुम्हारा क्या बना देगा, बेंजीन। बाकी यहाँ से क्या रिमूवल हो जाएगा, CO2 का हो जाएगा। क्या चुप हो जाएगा, CO2 का, जो कि यही बाद में क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है हम लोग को Na2CO3 बना देता है। ठीक है, तो ये था इसका रिएक्शंस कि अगर हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं या तो फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लैम से अगर यहाँ पे रिएक्शंस कराते हैं तब हम लोग को क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बात करते हैं आगे का टॉपिक्स को। अब देखो जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस का। किसका बात कर रहे हैं, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस का। इसमें ध्यान देना, ये क्या करता है, हम लोग को अल्केन बनाने में मदद करता है। जैसे क्या होता है, सो देखो यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं RC+O और यहाँ से क्या बात करते हैं, O नेगेटिव, और यहाँ पे मान के चलो सोडियम पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पे पोटेशियम पॉजिटिव भी ले सकता है। ठीक है, तो इसको अब इसको क्या करते हैं, सो देखो इसको डायरेक्टली अगर तुम यहाँ पे कर देते हो क्या चीज, डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दो, तुम कर दो यहाँ पे यही चीज कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो। क्या कर दो यहाँ पे, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें क्या होता है, ये 2 मोल लेना पड़ता है। अब यहाँ से होता क्या है, सो देखो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाता है और साथ ही साथ यहाँ से क्या बनता है, तो 2 गो R बन जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R बन जाएगा, मतलब कि ये हम लोग को क्या बना देता है, तो अल्केन बना देता है। क्या बना देता है, अल्केन। और यहाँ से शायद में हम लोग को निकलता है वो क्या चीज, CO2 गैस यहाँ से हम लोग को रिमूवल होता है। क्या होता है, हम लोग को CO2 यहाँ से रिमूवल होता है। और साथ ही साथ जो तुम्हारा यहाँ पे Na+ है तो Na+ बाहर में निकल जाएगा, या तो फिर किसी के साथ वो रिएक्शंस करके कुछ बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल जैसे कि तुम इस तरह से ले सकता है, जैसे मान कर चलो यहाँ पे तुम क्या ले लिया, CH3 ले लिया, यहाँ से C+O और यहाँ से O नेगेटिव, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साल्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें फिर उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होता है, सो देखो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो CO2 यहाँ से निकल जाएगा, बाकी जितना कार्बन बचेगा उसका जस्ट डबल कर दो। तो इसी चलते यहाँ पे 2 मोल लिया जाता है इसको बनाने के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो देखो
यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा आर आर जो बनता था यहाँ पे क्या है CH3 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 और CH3 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा इथेन बन जाएगा, क्या बना देगा इथेन, और इधर साथ ही साथ तुम्हारा CO2 निकलेगा और साथ ही साथ क्या निकलेगा Na+ निकलेगा। इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड बनता है। तो ये प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ये नेमिंग रिएक्शंस है। तो इसमें क्या लिखेगा लैंग्वेज, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है जो पोटेशियम इसमें क्या बोलता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको क्या करते हैं हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग को अल्केन मिलता है। और कैसा होता है ये हम लोग को अंडरगोज हो जाता है किसमें, मतलब ये जाता है किसमें डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन जैसा हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, डीकार्बोक्सिलेशन करने का मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होना, हो भी रहा है। तो इस तरह से होता है, यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस मेथड इज नोन एज कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो लैंग्वेज लिखा हुआ वहां पे लिख लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसका टेस्ट का। टेस्ट हम लोग को कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, तो उतना हम लोग को मैटर यहाँ पे नहीं करता है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और रिएक्शन से, जैसे नेमिंग रिएक्शन, जैसे कि हंस-डिकर हो गया और फिर तुम्हारा HBZ रिएक्शन हो गया, फिर ये सब हम लोग को क्या होता है क्वेश्चन पूछता है, तो इसको पहले कवर कर लेते हैं। अब देखो ये तुम्हारा हंस-डिकर रिएक्शन होता है, ये नेमिंग रिएक्शन सर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें क्या करते हैं, तो सिल्वर साल्ट ऑफ हम लोग लेते हैं क्या चीज, तो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग रिएक्शंस करा देते हैं Br2 वगैरह के साथ। क्या होता है हम लोग के यहाँ पे, तो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा O- और यहाँ पे क्या हो जाएगा Na+। तो ये क्या हो गया, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा Ag+ हो जाएगा, क्या हो जाएगा Ag+। तो ये क्या हो गया सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको रिएक्शंस करा देते हैं कोई भी हैलोजन से। तो यहाँ पे मान के चलो Br2 हो गया, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो CCl4 के प्रेजेंस में। तो अभी क्या होता है, सो देखो यहाँ से फिर अभी तुम्हारा क्या निकलेगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, तभी तुम्हारे पास क्या क्या बनेगा, सो देखो Br आ करके इसके साथ जुड़ेगा, तभी तुम्हारा क्या बना देगा RBr बनाएगा, और प्लस में तुम्हारा यहाँ से क्या निकल जाएगा CO2 निकल जाएगा, और प्लस में यहाँ से Ag और यहाँ से Br मिलकर के क्या बना देता है AgBr यहाँ से बना देता है। तो ये यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है हेलो अल्केन बना देता है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक, मतलब बेंजोइक बोलते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्शंस कराता है हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो वो क्या क्या देता है हम लोग को, तो हेलो अल्केन देता है, और साथ ही साथ हम लोग को क्या बनाता है यहाँ पे, तो अल्काइल हैलाइड देता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और AgBr देता है। तो यही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं हंस-डिकर रिएक्शन। तो इसका लैंग्वेज लिखा गया है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन रिएक्शंस विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 इट फॉर्म्स ब्रोमो अल्केन। क्या बनाता है, ब्रोमो अल्केन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल यहाँ पे ब्रोमीन का ही यूज किया गया है इसी चलते, तो इसको हम लोग इस नेमिंग रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हंस-डिकर रिएक्शंस। तो ये हम लोग को पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड, कि अनहाइड्राइड का कैसे फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रक्रिया कराते हैं, और यहाँ से फॉर्मेशन होता है किसका, अनहाइड्राइड का। इसका मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 को हम लोग मोल ले लेते हैं, क्या चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा COO और यहाँ से R हो जाएगा इस तरह से। और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो H2SO4 के साथ हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस कराते हैं। तो हम लोग को क्या हो जाता है, सो देखो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH मिलकर क्या बना देता है, तो वाटर का फॉर्मेशन करता है, बाकी दोनों को हम लोग जोड़ देता है। क्या हो जाएगा, यहाँ से R हो जाएगा, C हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से O और यहाँ से C और डबल बॉन्ड O और यहाँ से R। तो ये जो बना है यही हम लोग क्या होता है अनहाइड्राइड हो जाता है। क्या होता है अनहाइड्राइड, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हारा क्या निकल जाता है, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर रहे थे अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। चलो आगे जो हम लोग लास्ट जो बचा हुआ है वो क्या हम लोग को HBZ रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शंस भी हम लोग को पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसमें भी नज़रअंदाज नहीं करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सो देखो हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बो, और वो भी एलिफेटिक लेंगे, यहाँ पे एरोमेटिक वाला नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्शंस कराते हैं कोई भी हैलोजन के साथ। क्या कराते हैं, कोई भी हैलोजन के साथ, और वो क्या करते हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे रेड फास्फोरस। क्या करते हैं हम लोग रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में इसको रिएक्शंस कराते हैं। तब क्या होता है यहाँ समझने की कोशिश करना। और यहाँ पर जो भी हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान देना कि उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो ही हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं, और इधर तुम क्या कर दो R लगा दो इस तरह से। अरे लगा सकता है ना। अब देखो इसके पास क्या है अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के पास क्या है एक, कम से कम तो अल्फा हाइड्रोजन है ही। अब यहाँ से क्या होता है, सो देखो अल्फा हाइड्रोजन के जगह में क्या होता है X जुड़ जाता है, ये
हट जाता है, जो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जो जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ता है, अल्फा हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, यहाँ से C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H था, H को हटाएगा और यहाँ से कौन आ जाता है, हाइड्रोजन ग्रुप। तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप जो जुड़ता है वो अल्फा पोजीशन पे जुड़ता है। कहाँ पे जुड़ता है, अल्फा पोजीशन में। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से X मिला के क्या बन जाता है, यहाँ पे HX बना देता है। ठीक है, तो यही रिएक्शंस क्या कहलाता है, HBZ रिएक्शंस। ध्यान यहाँ पे 3 चीज रखना है, रिएक्शंस कराना है किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस के साथ, और किसके साथ कराएंगे, हैलोजन के साथ। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक चीज ध्यान देना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे उसके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन जो होता है, और जो यहाँ पे हैलोजन जुड़ता है वो भी अल्फा हाइड्रोजन के जगह पे, मतलब अल्फा कार्बन की जगह पे तुम्हारा क्या होता है, हैलोजन ग्रुप जुड़ता है। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, HBZ रिएक्शंस। तो यही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है वहां पे थ्योरी से, तो वहां पे तुम लिख लेना नोट से, क्या लिखा हुआ है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज हैलोजिनेशन विथ X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इट फॉर्म्स अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड HBZ रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको लिख लेना, कहानी खत्म। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो ये जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये तो हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी अभी बता देते हैं कि किस तरह से होता है। ये चीज तुम खुद बना सकता था, कैसे से देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करते थे, सबसे पहले किसका बात कर रहा है उसका बात कर लेते थे। जैसे मान के चलो अभी तुम्हारा क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या चीज है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से। अब इसमें देखना है कि इसमें मेटा डायरेक्टिंग का होता है कि ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है कि पारा डायरेक्टिंग। तो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये अपने तरफ ले लेता है, तब क्या होगा, ये यहाँ पे चल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनाएगा। अब समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि अरे ये तो उसी जैसा बन रहा है जैसे कि एल्डिहाइड का काम किए थे, कीटोन का काम किए थे। हाँ बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से OH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और इसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। अब तुम्हारे पास क्या होगा, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ से कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ से OH है, और यहाँ से O, और यहाँ से नेगेटिव, इस तरह से। अभी फिर इसका देखेगा तो क्या होगा, ये यहाँ आएगा, और ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, और फिर ये कहाँ चल जाएगा, इस तरह से देखेगा। तो कुल मिलाकर तुम्हारा देखो तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो ऑर्थो और पारा पोजीशन में, जो कि सेम और वो सेम तुम्हारा कहाँ क्या आता है, एल्डिहाइड में। तो इसको हम ज़्यादा नहीं बताते, सिर्फ समझ में आ गया ना आइडिया कि इसको क्या करना है। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन जो आएगा उसमें तुम क्या करेगा वहाँ पे, तो डायरेक्टली उसको कहाँ जोड़ेगा, तो उसको देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, और उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो कहाँ जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग में। तो ये भी क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। जैसे तुम एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्शंस करवाया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, उसी तरह सेम इसमें भी होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कर लेना खुद से किसका किसका, तो नाइट्रेशन कैसे होता है इसका कर लेना देख करके, और उसके साथ क्या करना है, तुम नाइट्रेशन कर लेना, फिर सल्फोनेशन कर लेना, क्या कर लेना, सल्फोनेशन कर लेना। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे देखता था क्या चीज, अल्काइलेशन होता था, असाइलेशन होता था, फिर उसी तरह से यहाँ पे हैलोजिनेशन भी कर लेता था। तो वो सारा जितना भी एल्डिहाइड और कीटोन में किया था वो सारा चीज सेम आएगा, और सेम रिएजेंट भी डालेगा, बस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को जो थोड़ा सा जो छोटा सा टॉपिक्स बचता है वो क्या होता है, हम लोग को कभी कभी टेस्ट के बारे में यहाँ पे जानना होता है। हालांकि अब बोर्ड एग्जाम में उतना नहीं पूछता है कि टेस्ट वगैरह का कि कैसे वहाँ पे करेंगे। जैसे आता था टेस्ट फॉर एल्डिहाइड और कीटोन की कैसे उसका टेस्ट करेंगे, उसमें आता था टॉलेंस रिएजेंट और आता था फेलिंग रिएजेंट। ठीक है, तो दो चीज आता था, एक टॉलेंस रिएजेंट और एक फेलिंग टेस्ट आता था। तो इसके बारे में हम तुम लोग को बाद में कभी बता देंगे। क्या चीज बता देंगे, तुम्हारे पास आता है एक टॉलेंस रिएजेंट और एक आता है फेलिंग रिएजेंट। तो इसके बारे में हम कभी फिर नेक्स्ट क्लास में कभी बता देंगे। क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में तुमको बता देंगे, या तो फिर जब हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब डील करेंगे वहां पर 1 या 2 साल तुम्हारा पूछा था तो उस समय इसको क्या करेंगे, डील कर देंगे। तभी इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, उतना टाइम भी नहीं कि इसको और एक्स्ट्रा तुम दिमाग लगाओ। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बता देंगे, या तो फिर इसको कहाँ बता देंगे, PYQs में। तुम लोग को PYQs करवाने वाला है। ठीक है, तो तुम लोग घबराना नहीं कि यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं,
छोड़ नहीं रहे हैं, इसको फिर से बताएंगे। तो दोबारा बताने से बढ़िया है चलो वहीं पे तुम लोग को क्या करेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिख करके अच्छा तरीके से समझा देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग बताएंगे कहाँ, जब हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे उस समय इसको बता देंगे कि कैसे इसका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलो तो आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या हुआ कि जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जो था वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग अभी 3 यूनिट कवर कर लिए हैं, कौन कौन, हेलो अल्किन हेलोअरीन, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर, और अभी बात हुआ कीटोन एल्डिहाइड और तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 यूनिट खत्म कर लिए। तीनों में देख रहा है कि 10 नंबर उधर से कितना हो जाएगा, देखो अभी कितना नंबर पढ़ लिया, 6 नंबर तुम्हारा इस चैप्टर से प्लस 4 नंबर तुम्हारा अल्कोहल फिनॉल ईथर से, 4 नंबर तुम्हारा हेलो अल्किन हेलोअरीन से, अभी तक कितना हो गया, 14 नंबर अभी हो गया। और प्लस में तुम्हारा क्या है, 5 से 7 नंबर का तुम्हारा मान के चलो 5 ही नंबर लेके चलते हैं, तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा उधर से केमिकल काइनेटिक्स हो गया, और इसमें जोड़ लो तुम्हारा क्या चीज, तो 5 नंबर का तुम्हारा हो जाता है वो सरफेस केमिस्ट्री। क्या हो जाता है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का हालांकि एक वीडियो छोटा सा खाली देना है जो कि तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन वाला है, तो वहां से जो कि वहां पे प्यूरिफाई वगैरह करेंगे तो बाकी हो जाएगा। तो अभी टोटली हम लोग कितना पढ़ चुके हैं, 6 4 10 और 4 14 और 10 कितना हो गया, 24 नंबर। कितना पढ़ लिए, 24 नंबर। बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 23 मार्क्स की ज़रूरत होता है। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं 24 मार्क्स तक हम लोग पहुँच पाए हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या हुआ कि जो हम लोग बोर्ड एग्जाम है, क्या चीज़, जो हम लोग का बोर्ड एग्जाम है वो हम लोग अच्छा तरीका से अभी तक पास कर चुके हैं इतना ही चैप्टर्स में। अब हम लोग का मकसद हो गया कि चलो हम लोग को एग्जाम पास करना था, पास कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, टॉप करना है। क्या करना है, हम लोग को टॉप करना है। अब टॉप करने के लिए सारा हम लोग को चैप्टर्स कवर करना पड़ेगा, तभी तुम लोग ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। तो इस तरह से तुम लोग को क्या होगा कि मात्र 3 और 2 5 चैप्टर्स पढ़ाने से ही तुम लोग क्या हो गया, पास हो गया। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, नंबर को हम लोग बढ़ाने की प्रयास करेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, 90 क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर्स आने वाला है वो हम लोग का आएगा अमीन्स चैप्टर से। तो अमीन्स चैप्टर्स थोड़ा लंबा है वो भी, कि उसमें हम लोग को बहुत सारा चीज़ पढ़ना है उसमें भी, तो उसको भी जल्दी से जल्दी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद PYQs डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मूव कर देंगे किधर, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ से। तो इस तरह से हम लोग लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बस तुम लोग को बस इतना ही बोलेंगे, अभी से तुम लोग अपने तरफ से पूरा हार्डवर्क करो ताकि तुम लोग भी 90 क्रॉस कर सको, ठीक है। हम तो अपने तरफ से मेहनत कर ही रहे, तुम लोग भी उसमें हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दोनों मिल करके पूरा फोड़ेंगे एग्जाम्स को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला करके दिखाएंगे। चलो, तो यही उम्मीद रखते हैं कि तुम लोग खूब अच्छा तरीके से पढ़ाई कर रहा होगा। सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, तुम लोग मैथ भी पढ़ रहा होगा, फिजिक्स भी पढ़ रहा होगा, इंग्लिश भी पढ़ रहा होगा, और अदर सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।